दोस्तों अभी एक मैं वार्तालाप कर रहा था। तो इनका एक विचित्र सवाल है। तो माइंड के स्तर का एक सवाल है। इस सवाल का आज हम निपटारा ढूंढेंगे कि क्यों ये डाउट उनके माइंड में आ रहा है और कैसे इसको आप अपने लाइफ में भी अगर इस तरह का कोई सिचुएशन में हो तो रिजॉल्व कर सकते हैं। हाँ, प्रश्न पूछिए। प्रश्न वो है कि आज मैं पेपर देने गया आज आप पेपर देने गए, पेपर देने गया था तो वहाँ पे मैम ने मेरे साथ फ़ोन रखवा लिया। आपसे फ़ोन रखवा लिया। मेरा फ़ोन है ना, कुछ पैटर्न पासवर्ड कुछ भी नहीं था। मतलब फ़ोन में कोई पासवर्ड या लॉक नहीं कुछ डाला भी नहीं आपने? था। ठीक है। फिर मैंने उसी समय पासवर्ड डाल के स्विच ऑफ करके दे दिया। आपने पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड डाल स्विच दिया, ऑफ कर दिया, फिर मैडम को दे दिया। दिया। ठीक मैंने है। ऐसा लगा कि ये पासवर्ड मैडम ने देख लिया है, तो वो आपको ऐसा लगा कि मैडम ने देख लिया हाँ। पासवर्ड? अच्छा। तो फिर मेरे को ऐसा लगा मैडम उसमें कुछ छेड़छाड़ तो नहीं करेगी, मतलब आपने छोटा मैडम के पासवर्ड सामने नहीं किया था। था ये? हाँ, मैडम के सामने ही किया। तो लगभग मैडम को याद हो सकता है कि पासवर्ड नहीं यार, मैं बाहर था, मैडम पास में थी नहीं, पर पास में थी, पता नहीं। उसका कंफर्मेशन नहीं है। ठीक कंफर्मेशन है। नहीं है। ठीक है। और मोबाइल में ऐसा वैसा कुछ भी डाटा नहीं है। कोई सेंसिटिव डाटा नहीं है, कोई कोई सेंसिटिव भी नहीं है, जानकारी नहीं है, कुछ लेकिन नहीं अभी है। भी आपके माइंड में डाउट ये आ रहा है कि मैडम ने आपका फ़ोन जो है वो या तो खोल लिया होगा और उसके साथ कुछ छेड़खानी कर दी होगी। अगर खोल भी लिया तो मेरा कोई नुकसान ही नहीं है उसमें। तो फिर भी डर फिर भी लगता है। आपके दिमाग में डर आ रहा है कि फिर भी खोल डर लिया होगा और लगता उन्होंने कुछ छेड़खानी कर दी होगी। है। अब देखो, पहली बात तो ये जो डर है ये एक मानसिक डर है। क्योंकि डर दो तरह के हैं, अपन ऐसा कह सकते हैं। एक तो मानसिक डर हो गया, एक काल्पनिक डर हो गया। मतलब मैं ऐसा बोलूँ, काल्पनिक डर और वास्तविक डर ऐसे अपन कैटेगराइज कर सकते हैं इसको, है ना। अब वास्तविक डर क्या होता है कि वाकई में कुछ गड़बड़ होती। मतलब डर का पहले तो देखो कि जीवन में यूज़ क्या है। डर का उपयोग जीवन में ये है कि हम कोई गलती ना कर दें, हम किसी गड़बड़ में नहीं फंस जाए या हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो जाए और हम किसी की गलत नहीं कर दें। ये वास्तविक मकसद होता है डर का। जैसे मान लीजिए आप कोई खुफिया जासूस होते, रॉक एजेंट होते, सीआईडी में होते, है ना, कोई खुफिया जानकारी आपके फ़ोन में होती और उस समय आप इतने चौकन्ने अगर रहते जो अभी आप चौकन्ने थे, तब तो ये डर वास्तविक था। क्योंकि संवेदनशील जानकारी बहुत ज़्यादा थी उसमें। हो सकता है कि पूरा देश को खतरा हो जाए और मैडम जो है कोई पाकिस्तान की एजेंट निकल जाए, तो वो वास्तविक डर बोलेंगे उसको। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी परिस्थिति को आसपास देखिए कि ना तो आप रॉ के एजेंट हो, ना आपके फ़ोन में कोई ऐसी चीज़ है जो लीक हो जाए या फिर जो किसी को मिल जाए वो आपको ब्लैकमेल कर दे या फिर आपका नाम खराब कर दे। ऐसा कुछ था भी नहीं। फ़ोन पूरी तरह से साफ। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब देखो, ये डर तो काल्पनिक है, ये बात तो अपन पहले कंफर्म कर लेते हैं। ये वास्तविक डर तो है नहीं। काल्पनिक डर जो हमारी कल्पना से आया है। कल्पना में क्या होता है कि हम जो कोई विचार, जो कल्पना होती है वो क्या होता है कि वो विचार वास्तविक नहीं होता, वो केवल इमेजिनेटिव थॉट होता है और उससे हम उसे रियलिटी मानने लगते हैं, है ना। जैसे आपने अभी एक बात बोली कि जब आपने पासवर्ड बनाए तो मैडम आसपास नहीं थी। आप उस चीज़ को वहाँ से न्यूट्रलाइज कीजिए कि जब मैडम आसपास थी नहीं तो फिर कैसे आप ये कंफर्मेशन दे सकते हो कि भाई मैडम ने पासवर्ड याद कर लिया होगा और उन्होंने फिर फ़ोन को खोल लिया होगा स्टार्ट करके और कुछ जानकारी ले ली होगी जो कि जानकारी है भी नहीं। तो यहाँ पर आप अपने डर को नलीफाई कीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा एक बनावटी डर है, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे वास्तविकता के साथ किसी भी चीज़ का कोई संबंध है भी नहीं। और ये भी देखिए कि मैडम उस समय इतना व्यस्त रहती है, उसको एग्ज़ाम करने की ड्यूटी होती है, कॉपियाँ बांटनी होती है, कई सारे फ़ोनों को लेना होता है। तो इसमें फ़ोन बहुत मैडम सारे। तो नीचे थी, नीचे मैडम रूम नीचे में। थी तो उनके पास और भी दूसरी जिम्मेदारियाँ होती है। मान लो एग्ज़ाम हॉल में नहीं होंगी, नीचे भी थी तो दूसरी जिम्मेदारी उनके पास और भी बहुत है। तो उन जिम्मेदारियों में व्यस्त रही होंगी कहीं ना कहीं। तो आपका जो केस है, आपका जो फ़ोन है, उनको यूज़ करने की फुर्सत ही कहाँ रही होगी। आप ये नलीफाई करिए कि इस डर को सपोर्ट करने वाला कोई भी फैक्ट जो है ही नहीं। तो इस डर को अपोज करने वाले फैक्ट्स कौन कौन से, उस तरफ अपना ध्यान लेके जाइए। जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उनकी तरफ लेके जाइए। क्योंकि ये है काल्पनिक डर। काल्पनिक डर को ख़त्म करने के लिए कुछ वास्तविक तथ्यों का सहारा हमें लेना पड़ता है कि भाई तथ्यागत बात ही नहीं है तो फिर डरे क्यों। कुछ तथ्य हो तब तो डरबाजी भी है। हम सड़क पे चल रहे होते हैं और हमें डर लगता है कि एक्सीडेंट नहीं हो जाए, तो ये वास्तविक डर है और आवश्यक है। क्योंकि एक्सीडेंट हो जाएगा तो अपनी जान जा सकती है, किसी दूसरे की जान जा सकती है, कितना नुकसान हो सकता है, गाड़ी का, जान का, माल का, सबका नुकसान हो सकता है। तो वहाँ पे ये डर हमें क्या करता है, हमें तैयार करता है,
हमें सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक है ना, ताकि हम गाड़ी को तेज ना चलाएं, गाड़ी को व्यवस्थित रूप से चलाएं। तो वो डर आवश्यक है, लेकिन सारे डर आवश्यक नहीं होते, और डर अपनी जगह पे हो तो ही सही है। हर जगह पे डर भी किसी काम का नहीं है। तो दिक्कत क्या हो रखी है, हमारे जो इमोशंस हैं, जिनका जो केमिकल पैटर्न है, जिनका जो एक कॉग्निटिव पैटर्न है, वो जब गड़बड़ा जाता है ना, तो वो बात है कि कोई चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए वो नहीं होके वहाँ पे वो होने लगती है। तो इससे हम धीरे धीरे रिलैक्स करके ही दूर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, सोने का टाइम रात का होता है, लेकिन रात को अगर आप जगने लग जाएं, दिन में सोने लग जाएं, तो ये गड़बड़ हो गई ना। मतलब जो निश्चित पैटर्न है माइंड के, जो वेल एक्सेप्टेड है, वेल प्रैक्टिस्ड है, उनको अगर अपन फॉलो करते रहें तब तो ठीक है, हम एक अच्छे हेल्दी समाज का, हेल्दी शरीर का और हेल्दी माइंड का हिस्सा है। लेकिन अगर ये पैटर्न गड़बड़ हो जाए कि जो काम करना चाहिए उसमें वो काम नहीं कर रहे, पूजा के समय अपन डांस कर रहे हैं, है ना, एकदम माइकल जैक्सन की तरह, जब पूजा करनी चाहिए आंखें बंद करके ध्यान लगाना चाहिए, उस समय तो माइकल जैक्सन की तरह डांस कर रहे हैं। लेकिन जब माइकल जैक्सन की तरह डांस करना चाहिए स्टेज पे, तब हम ऐसे ही बैठ गए, डर रहे हैं, अपने आप को सिमेट के बैठे हुए हैं। तो कोई चीज़ किसी समय पे ही अच्छी लगती है, वो सही होती है। हम एक जो नेचुरल फ्लो है प्रकृति का वो महसूस करते हैं। जो प्रकृति का स्वाभाविक व्यवहार है, स्वाभाविक जो बहाव है, हमें उसके साथ रहना होता है। जब भी हम प्रकृति के स्वाभाविक व्यवहार से थोड़ा सा अलग हटते हैं तो ये अप्राकृतिक हो जाता है। वो अप्राकृतिक घटना जो होती है वो वाकई में उसका कोई जवाब नहीं होता अगर कहा जाए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी अप्राकृतिक नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे, ये फ़ोन है, ये फ़ोन नीचे जाएगा, ये प्राकृतिक घटना है, अपने आप ही ऊपर नहीं जाएगा, इसके लिए हमें हाथ से पकड़ के उसको ऊपर करना पड़ेगा या कुछ। तो ये जो अप्राकृतिक घटना अगर होती है तो वो प्रकृति के नियमों के अधीन ही होती है ना। अप्राकृतिक जीवन में कुछ भी नहीं होता। अप्राकृतिक, हाँ, हमारे जो मस्तिष्क के विचार है वो ऐसा जरूर सोच सकते हैं कि यार ये फोन ऊपर उड़ सकता है, लेकिन वो अप्राकृतिक विचार है कि बिना किसी सहायता से गुरुत्वाकर्षण के विपरीत फोन ऊपर जा सकता है, तो विचार अप्राकृतिक हुआ ना। भी अप्राकृतिक विचार जो है वो हमारी कल्पना से उत्पन्न हुआ, लेकिन इस कल्पनाशील जीवन में ये जितने भी अप्राकृतिक विचार होते हैं, ये दिमाग का काम है सोचना। दिमाग जैसे हृदय का काम है धड़कना, है ना, मुंह का काम है बोलना, आंखों का काम है देखना, तो हमारे दिमाग का काम क्या है? सोचना। अब वो सोचने में ये सीमा तय नहीं करता कि सोचना प्राकृतिक के नियमों के अधीन है या प्राकृतिक के नियमों के विपरीत भी सोच सकते हैं या अप्राकृतिक भी सोच सकते हैं। तो सोचने में वो जज नहीं करता, वो अप्राकृतिक बातें भी सोच लेता है, प्राकृतिक बातें तो सोच ही रहा होता है ना। तो वो कभी कभी अप्राकृतिक बातें भी सोच लेता है। हाँ, ये थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत ये हमारी क्रिएटिविटी को जन्म देता है, नए विचारों को जन्म देता है। समझ रहे हो? जैसे कोई व्यक्ति अगर ये ठान लेता कि नहीं सारी चीज़ें ऊपर से नीचे ही गिरती है, तो कभी हम एरोप्लेन थोड़ा ना बना पाते, कभी हम पतंग थोड़ा ना बना पाते, है ना। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कुछ जा ही नहीं सकता अगर हम इसको मान के बैठ जाते, है ना। तो ऐसा कभी भी संभव नहीं हो पाता कि हम आसमान में उड़ान भर पाते, एरोप्लेन का आविष्कार कर पाते। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इंसानी दिमाग में कुछ भाग जो है विचारों का, वो नियमों के विपरीत चलना भी जानता है ना। अप्राकृतिक विचार भी जानता है, जिससे नए विचारों का उद्गम होता है और जिससे क्या होती है, नई रचनाएं बनती है। तो ये आवश्यक है, ये भी ऐसा भी नहीं है गलत है ना। लेकिन अति हर चीज की हानिकारक होती है ना। जैसे अपन मान लो एक मिक्सर होता है, साउंड मिक्सर, उसमें बहुत सारे ऐसे नैब्स होते हैं, घुमा घुमा के अपन साउंड को सेट करते हैं। लेकिन कोई अगर नैब बहुत ज़्यादा कर दे तो क्या होता है? सुर बेसुरा हो जाता है ना। कोई सुर किसी को बहुत ज़्यादा कम कर दें तो भी क्या होगा? साउंड खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि जितने भी ये कंट्रोल्स हैं, फियर को आप बहुत ज़्यादा मत होने दो, नियंत्रित रखो। आप खुशी को भी ज़्यादा मत होने दो, नियंत्रित रखो। आप एक्साइटमेंट को ज़्यादा मत होने दो, नियंत्रित रखो। आप बेचैनी को भी ज़्यादा मत होने दो, नियंत्रित रखो। ऐसे नहीं बेचैनी जीरो हो जाए। हमारा जो कार्य है ना, कि कुछ चीज़ों को जो हम पसंद नहीं कर रहे, हमारे दिमाग के अंदर के कुछ चीज़ें हैं जिनको हम पसंद नहीं कर रहे, उनको हम जीरो करने की कोशिश करते हैं। जीरो करना ही नहीं है, विचार को शून्य करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। ये जो प्रयास करने का जो एफर्टफुल जो थॉट है या एफर्टफुल जो लाइफ है ना, यही सबसे बड़ी समस्याओं की जड़ होती है। जैसे अभी तो अपन मान लो एक स्वाभाविक सा थोड़ा सा जो घटना है, छोटी सी घटना है कि एग्जाम हॉल में आपने फ़ोन दिया
और उस वजह से आपके मन में ये डर आया, डाउट आया और उस वजह से डरने लग गए। लेकिन ये हर सामान्य से सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी घटित हो रहा है, एफर्टफुल लाइफ जीना। अगर आप एफर्ट लगाते हो विचारों को रोकने का, तब आप गड़बड़ कर रहे हो। आप एफर्ट लगाते हो विचारों को चलाने का, तो भी आप गड़बड़ कर रहे हो। आपको तो अपना स्वाभाविक जीवन जीना चाहिए। स्वाभाविक जीवन क्या कहता है? अभी आप कहाँ बैठे हो, अभी आपको क्या करना है, काम किस काम को आप इंगेजफुली होके कर रहे हो। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई की तरफ ध्यान है। आप एग्जाम हॉल गए, आपका एग्जाम हॉल जाने का उद्देश्य क्या था? एग्जाम को बहुत अच्छे से देना और उसमें पास होना। बस उसी उद्देश्य में अगर आप डूबे हो तो सब सही है। लेकिन उसके अलावा विपरीत कुछ अलग विचार आने लग जाए, कुछ अजीबोगरीब ये विचार अगर उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये अस्वाभाविक है ना। तो इनको हमें क्या करना है? आए रोकने का प्रयास फिर करेंगे, फिर गड़बड़ कर देंगे। प्रयास मत करो रोकने का, लेकिन उनका मूल्यांकन कम करो। मूल्यांकन मतलब क्या? उनको भाव मत दो ज़्यादा, है ना। क्योंकि विचार जो होता है ना दिमाग का, उसको जितना हम पोषित करते हैं उतना बढ़ने की वो कोशिश करता है। जैसे पौधे की तरह विचार भी, पौधे को पानी देंगे, सिंचित करेंगे तो पौधा बड़ा होगा ना। किसी एक पर्टिकुलर विचार को हम सिंचित करेंगे तो उतना ही बड़ा होता जाएगा, है ना। आपके मन में ये डर आया, ये स्वाभाविक था, है ना। मान लीजिए आपको अभी लगता है कि थोड़ा सा आप दिमाग से असंतुलन में हो, तो इस वजह से आप इसको गंभीर मान रहे हो कि कहीं दिमाग के असंतुलन की वजह से ये नहीं हुआ होगा। लेकिन ये सामान्य इंसान, मैं जैसे हूँ, मान लो मैं अपने आप को भी सामान्य कह रहा हूँ, तो मैं भी जाता तो मेरे दिमाग में भी ये डाउट जरूर आता। हाँ बिल्कुल आता, क्यों नहीं आता। जितने पॉसिबल थॉट्स होते हैं, ब्रेन का काम है उन सभी पॉसिबल थॉट्स को क्रिएट करे कि नहीं यार ये इन्होंने मेरा फ़ोन खोल के देख लिया तो, उसमें मेरे बैंक डिटेल्स देख ली तो, बैंक डिटेल्स है उन्होंने मेरा कोई डाटा ट्रांसफ़र कर लिया तो, है ना, मेरे फ़ोन के अंदर कोई वायरस डाल दिया तो, जिससे मेरे हर समय बात कर रहा हूँ तो वो उसको सुनाई दे गई तो, है ना, वो जानकारी कॉल फॉरवर्डिंग पे लगा दिया तो ये सारे डाउट जो है सामान्य व्यक्ति जो है, जिसका जो सामान्य जीवन के क्रियाकलाप कर रहा है, उसको भी आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकते हैं और आते भी हैं, मुझे भी आएंगे। परंतु मुझ में और आप में फ़र्क क्या होगा अभी फ़िलहाल के लिए, कि मैं उस पर रिएक्शन ज़्यादा नहीं करूँगा। हाँ आ गया, ठीक है, इट्स ओके, उसमें कुछ इतना बड़ा भी है नहीं, और मैडम अपने काम में व्यस्त है, क्यों फ़ोन खोलेगी, और उसने मुझे देखा भी नहीं है पासवर्ड चेंज करते हुए, डालते हुए। तो वहीं पे मैं अपना मन शांत कर लूँगा और अपने काम में लग जाऊँगा। लेकिन अगर हमने उसको मूल्य ज़्यादा दे दिया, भाव ज़्यादा दे दिया कि नहीं ये कोई बड़ी गंभीर बात है, ये तो, है ना, कुछ गड़बड़ हुई है, और वो फिर गड़बड़ जो है अपन को क्या करनी शुरू कर देती है? बेचैनी। अब उस बेचैनी का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सारा जो शुरू हुआ है वो किससे हुआ है? कल्पना से। अब कल्पना का उत्तर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, कल्पना ही हो सकती है उत्तर तो, है ना। वास्तविकता का तो कोई वास्तविक उत्तर हो सकता है, पर कल्पना का क्या हो सकता है? कल्पना ही उत्तर हो सकती है ना। तो ऐसे में इसका कोई उत्तर नहीं है, आपको निरुत्तर बने रहना पड़ेगा। हो गया, इट्स ओके, जस्ट मूव ऑन, है ना। उसको पकड़ के बैठेंगे तो और ज़्यादा फिर वो दिमाग में चलता रहेगा, उसके पैटर्न और मजबूत होते जाते हैं। जैसे आप मान लो कोई प्रश्न का उत्तर याद करने की कोशिश करते हो, तो कितनी बार रिवाइज करते हो? लेट्स सपोज आप 10 बार रिवाइज करोगे, वो याद ज़्यादा होगी। 15 बार, 20 बार, 100 बार रिवाइज कर लोगे तो कंठस्थ हो जाएगी, कभी भूलोगे नहीं। 1000 बार, 1500 बार दिन रात याद करते रहो उस चीज़ को, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगी ना, वो आपके जीवन का पार्ट बनेगी ना। तो जिस चीज़ का हम रिपीटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, वो हमें उतना ही अलाइव लगने लगती है। चाहिए छोटी सी बात थी, लेकिन अगर आप अभी 3-4 घंटे पहले ये घटना घटी थी, आप सुबह का बता रहे हो कि सुबह ये कुछ हुआ था ऐसा, अब सुबह से लेकर अभी तक कंटिन्यूसली आप सोच रहे हो, तो उसको क्या कर रहे हो? बार बार रिकॉल कर रहे हो। हमारे माइंड में क्या होता है? न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स फ्रीली मूवमेंट करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर मेमोरी को क्रिएट करने के लिए दो न्यूरॉन्स में साइनेप्स बॉन्ड बनता है, और वो बॉन्ड मजबूत कब होता है? रिकॉलिंग से। तो रिकॉलिंग से बॉन्ड मजबूत हुआ, बॉन्ड मजबूत होने से हमें वो चीज़ विजुलाइज होने लगती है, विजुलाइज होने से अपन को लगता है कि वो रियल है, तो कल्पना भी क्या लगने लगती है? रियल लगने लगती है। क्यों? बार बार रिकॉल कर रहे, बार बार रिकॉल कर रहे, बार बार रिकॉल कर रहे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? ये तो देखो समस्या को समझना हो गया। समस्या को समझने से ही बहुत हद तक हमारे दिमाग में थॉट क्लियर हो जाता है ना। और सही इसका जो हल है वो यही है, मूल्यांकन कम करो।
रिकॉलिंग जनरेट ही मत करो, बार बार सोचना क्यों है, तुरंत वहीं पे ही वहीं इसको रिजॉल्व किया कि नहीं ऐसी कोई जानकारी फ़ोन में है नहीं, पासवर्ड मैडम ने देखा नहीं, बस ख़त्म करो यही बात, अपने एग्जाम पे फोकस करो, है ना। तो आप तुरंत वैसा ही कर डालो, ये ठीक रहेगा, समझे। तो मूल्यांकन कम करो, रिकॉलिंग कम से कम करने का प्रयास करते रहो, और जीवन का देखो जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रयासहीन जीवन ही जीना है। अगर हम एफर्टलेस लाइफ जीना सीख लिया हमने, बिना एफर्ट लगाए हम छोटे मोटे सारे काम बड़े तरीके से कर रहे हैं, तो सब ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है हमें, है ना। समझ में आई बात। ठीक है, और कोई प्रश्न। ना ये है कि रीसेट मारने की इच्छा कर रही है फोन को रीसेट मार लो, कुछ है क्या उसमें जो आपको सेव करने की जरूरत है, रीसेट मार लो, इच्छा है वो भी पूरी कर लो। कोर्स डाटा और व्हाट्सअप डाटा हो रहे तो मत मारो, और कुछ होगा भी नहीं ठीक है भाई। जिसके लिए खोने को कुछ हो उसको डर लगे ना, आपके पास खोने के लिए क्या है। आप ऐसी बातें कह के अपने आप को सांत्वना दीजिए, अपने आप को कन्विंस करिए। लेकिन अगर हमने रीसेट मार दिया तो फिर देखो डाउट क्या आएगा कि यार उसने किया होगा तो क्यों किया होगा, क्योंकि मैंने तो रीसेट मारा है, अब मेरे को थोड़ा ना पता उसने किया नहीं किया, रीसेट मारा तो क्या पता वायरस रहा ही होगा, कोई डाला ही होगा उसने, तो वो चेन चलती जाएगी। तो इसका जो समाधान है वो रीसेट मारने में नहीं है फ़ोन को, इसका समाधान हमारे माइंड को रीसेट मारने में। फ़ोन को रीसेट मारने से कुछ नहीं होगा। आप कल्पनाशील प्रवृत्ति का, कल्पना से कोई वैचारिक दुविधा पैदा हुई है तो उसको समाधान आप वास्तविक गतिविधि करके नहीं करना चाहिए। सही बात नहीं है ये। हम इमेजिनरी थॉट को रियलिटी से कनेक्ट करते हुए रियलिटी में उसके एक्शन लेने लग जाएंगे तो और गड़बड़ पैदा कर देता है, वो भी हमें नहीं करनी, है ना। तो उसको रियल एक्शन में मत लेके आओ। फोन रीसेट क्यों करना, दिमाग को रीसेट करना, ये दिमाग की दिक्कत है ना, ये तो बात हमें समझ में आ गई, तो दिमाग को ठीक करना है। चाय लेंगे, ये एक ही बस। तो ये चीज है, समझ में आई बात, क्लियर है, और कोई विचार। बस इतना ही है, तो मस्त रही है ना। कोई दिक्कत नहीं काठा सु दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 1% कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत है भी तो क्या है, जीवन एक उपन्यास है, जीवन कहानी नहीं है। उपन्यास पता है क्या होता है, कहानियों का संग्रह। कोई पढ़ा होगा उपन्यास आपने, मुंशी प्रेमचंद और इनका। हाँ तो उपन्यास क्या होता है, कहानियों का संग्रह होता है, इसमें कहानियां बदलती रहती है। मान लीजिए आपका फोन में कुछ गड़बड़ कर भी दी किसी ने, उसी रास्ते में आगे बढ़ के देखिए ना, क्या है जिंदगी, देख लेंगे नुकसान क्या होगा, क्या हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा नुकसान। वो एक आपके जीवन के उपन्यास की कहानी होगी। अपने पोते पोती को सुना ना कभी कि देखो ऐसा भी कुछ हुआ था, है। सही है जितना जीवन रंग बिरंगा होगा उतनी मज़ेदार कहानी होगी। आज सुबह मेरे पास एक आए थे अध्यापक, हाँ अपने इधर रैली का जो स्वागत हुआ था तो वहाँ पे वो मिले थे, तो आज आए थे मेरे से। 67 में वो मास्टर बने थे अध्यापक, अच्छा और रिटायर हुए थे 2004 में। और अभी 31 दिसंबर को उनके बड़े बेटे का रिटायरमेंट हुआ। अब आप सोच सकते हो कि कितने एजेड व्यक्ति थे। उनकी उम्र 81 ईयर्स थी। सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आए थे, नीचे चल गए, मतलब सीढ़ियों से नीचे गए थे, कह रहे थे कि नहीं मेरे को आत्मविश्वास बना रहता है इसलिए सीढ़ियाँ यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को फील आता है कि मैं अभी भी शारीरिक रूप से मजबूत हूँ। वो जब बैठे थे 2 घंटे, मेरे को पता ही नहीं लगा कैसे गुजर गए। मैं सुन रहा था, मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं बताया, मैं सुन रहा था कि यार 81 ईयर्स के व्यक्ति हैं, इन्होंने जीवन के। मैंने उनको बोला कि यार आपने कारगिल युद्ध देखा होगा, आपने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी देखी होगी, आपने लिबरलाइजेशन देखा होगा, इतनी आप, हम जो इतिहास किताब में पढ़ते हैं, आपने तो उसको जिया है, तो आपका अनुभव कितना रिच होगा। वो बैठ के 2 घंटे क्यों बता पाए मुझे, उन्होंने भी सब कुछ देखा जीवन में, है ना। उन्होंने भी सारे इंडो पाकिस्तान वार, इंडो चाइना वॉर देखा होगा, सब कुछ देखा होगा, तो क्यों बता पाए वो, ये जीवन का अनुभव है ना। तो उपन्यास में कहानियां कितनी आए, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गड़बड़ होगी तो होने दो, क्या दिक्कत है, देखेंगे, फेस करेंगे। अभी दिमाग से क्यों खराब हुए, चाहे वो मैडम पाकिस्तान की एजेंट ही क्यों ना हो। कोई सेंसिटिव जानकारी लीक हो भी जाए तो क्या है, ठीक है, देखेंगे, मैनेज करेंगे उसको। एक जीवन के
जीवन सही और गलत में मत देखना चाहिए हमें, ये सही क्या है गलत क्या है। जीवन जीवन है। कुछ अच्छी चीजें हो रही है वो भी हमारे उपन्यास की कहानी का भाग है, खराब चीजें होती है वो भी हमारी उपन्यास की कहानी का भाग। उस उपन्यास को प्रकृति ने अगर लिखने के लिए छोड़ रखा तो लिखने दो, जीवन को अपने आप अपनी गति के साथ लिखने दो, है ना। क्यों छेड़खानी करनी है हमें? नहीं, जीवन अपने प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है और हम बेकार में रोकने का प्रयास करें, क्यों करें? दो वक्त का अनाज तो सबको मिलता है। क्या ये चिड़ी कागले पक्षी भूखे बैठे हैं क्या? इंसान को चिंता सताती है भोजन की, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति चिंता में है क्या? नहीं है। एक कहावत है कि जिसने चोंच दी वो दाना भी देगा, जिसने भूख दी वो खाना भी देगा। तो जीवन की ये जो असुरक्षाएं हैं इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। सुरक्षित जीवन कुछ नहीं होता, पर असुरक्षा से प्रभावित भी नहीं होना चाहिए। आपने भी अपना फॉर्म अभी जमा करे हैं? बहुत बार कराया होगा, मैंने भी अपना फोन बिल्कुल जमा कराया होगा। कितने हजारों एग्जाम दिए हैं तो फोन तो जमा होता ही है, होता ही रहा होगा। हम्म। मैं देखता हूँ और स्टूडेंट तो मतलब अचानक ही जमा करा देते हैं, हमें तो डर ही नहीं लगता। नहीं लगता कि कोई डर नहीं है, डर हावी करने की बात है कि हम उसको हावी होने देते हैं तो डर लग जाता है, वरना नहीं लगेगा, है ना। मूल्यांकन ज्यादा मत होने दो, सामान्य अभी बने तो रहो। किसी को नहीं होता, 9%। फैमिली मेंबर सारे चलाते हैं। हाँ, दे भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया तो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या होगी नहीं, होगी तो फेस कर लेंगे, है ना। शेरे दिल रहो। शेर क्या करता है? करेज, करेज का प्रतीक है शेर, साहस का प्रतीक है। साहस यानी कि हर समस्या का डट के आंख से आंख मिला के सामना करने का साहस। तो साहसी बन के जीवन जीना है हमें, डरपोक और कायर बन के जीवन थोड़ा जीना है ना। बेचैनी घबराहट कभी भी बोलते हैं। बेचैनी घबराहट के लिए आप ये करिए, गहरी सांसें लीजिए। एक गहरी सांस लो अंदर और बाहर, एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। और ध्यान को बिखरने दो, एकत्रित मत होने दो यहाँ पे भुवों के बीच में या किसी विचार में, उसको बिखरने दो, फैलने दो। उसको जैसी कल्पनाएं करनी उसमें जाने दो और गहरी सांसें अंदर और बाहर लेते रहो। आराम आ रहा है? आ जाएगा। काफी रिलीफ है ना। गहरी सांस वाली प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। गहरी सांस लो या फिर थोड़ी फास्ट सांस ले सकते हो बीच में। और या फिर आप चैंटिंग कर सकते हो। पेंटिंग तो बोल देता हूँ। कौन सा मंत्र? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चैंटिंग कैसे करते हो? आंखें खुली मन मन में। चैंटिंग का एक तरीका बताता हूँ आपको। चैंटिंग करो ना तो यहाँ से यहाँ तक आवाज आपकी पहुंचनी चाहिए, जरूरी है ये। और कर्कश ध्वनि होनी चाहिए, जिसमें थोड़ी सी पीड़ा हो। जैसे मैं एक तरीका बताता हूँ, क्योंकि मैंने चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र की है। तो उसमें क्या होता है? हरे कृष्णा 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अब कान तक पहुंच रही है एकदम, इतना स्लोली स्लोली मैं चैंट करता रहता हूँ। कभी कभी जब मन होता है, मान लो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ जिसमें मेरे को फ़ोन यूज़ नहीं करना, टाइम पास के लिए, तो मैं टाइम पास के लिए ये तरीका ढूंढता हूँ कि हाँ, हरे कृष्णा मंत्र का जाप कर लेता हूँ। तो यहाँ से आवाज़ निकलती है, यहाँ तक पहुँचती है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हल्की हल्की कान तक आवाज़ पहुँचती रहे, ऐसा नहीं कि सब कुछ सुनाई दे। मन मन में नहीं, मन मन में नहीं, आवाज़ से उसका प्रभाव ज़्यादा होता है ना। क्योंकि जब आप मन में चिंतन कर रहे हो तो यहीं तक है वो, फिर मन में विचार भी चल रहा है, मुंह से बोल भी रहे हो, कान से सुन भी रहे हो, तो तीन ऑर्गन काम आ गए ना। तो आप और ज़्यादा इंगेज होएंगे। होता क्या है देखो इससे, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे हम काल्पनिक जो शक्ति है वो हमारी इस काल्पनिक समस्या का समाधान कर देगी। ऐसा भी इसको मत मानना कि कोई जादू हो जाएगा वो ठीक कर देगा हमें। चैंटिंग का उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि हमारा जो विचार है वो किसी चीज़ पे जा रहा है जिस वजह से हमें घबराहट हो रही है, हम चैंटिंग करते हैं ना, तो चैंटिंग करने से
वो विचार ना के हमारे चैंटिंग वाले विचार आने लगेंगे, शिव की आकृति बनने लगेगी। शिव शांति का प्रतीक है, शून्य का प्रतीक है, तो हम शून्य और शांत होने लगेंगे। हरे कृष्णा हरे राम वाला करेंगे तो राम और कृष्ण के जो प्रॉपर्टीज है, जो उनके व्यवहार है, कृष्ण का जो आनंद का व्यवहार, राम का जो मर्यादा का व्यवहार, वो व्यवहार हमारे मन के अंदर अंकित होने लगता है, जो हमें शांत और निर्मल करता है ना। इसलिए चैंटिंग बड़ी काम करती है इन चीज़ों में। या तो गहरी सांस लो और या फिर चैंटिंग करो। गहरी सांस लेने से होता है कि आपका जो बॉडी का ऑक्सीडेशन लेवल है, ऑक्सीजन लेवल है, वो थोड़ा मेंटेन हो जाता है ना, मेंटेन हो जाता है। तो आप फिजियोलॉजिकली आपने अपने आप को फिट किया ऐसी घबराहट वाली परिस्थिति में। फिर थोड़ा बहुत चैंटिंग का यूज किया तो साइकोलॉजिकली भी क्या कर रहे हो आप, अपने आप को फिट कर रहे हो। तो दोनों चीज़ें बड़ी कारगर रहती है ऐसी स्थिति में, है ना। समझ में आया? और बताओ कोई डाउट? क्लियर? ठीक है।